अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एल्गोरिथम्स, और एल्गोरिथम्स में भी वो डिस्कस कर रहे थे जो कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च थे। अनइन्फॉर्म्ड सर्च वो एल्गोरिथम होते हैं कि जिसमें आप सर्चिंग करते हुए आपको ये पता नहीं होता कि आप अपनी गोल स्टेट से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। इट्स लाइक अ ब्लाइंड सर्च। ब्लाइंड सर्च क्यों है? ब्लाइंड सर्च इसलिए है क्योंकि जब भी ये किसी नोड पे विजिट करते हैं तो एक्चुअली दे डोंट हैव एन आइडिया कि जिस नोड पे हम विजिट कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल से दूर लेके जा रहा है या करीब लेके जा रहा है, या वो हमारा गोल हो सकता है। बेसिकली अपने स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के हिसाब से वो वर्क करते रहते हैं, और जिस नोड पे उनका एल्गोरिथम उन्हें विजिट करने को कहता है वो उस पर चले जाते हैं। ऑल्दो के तमाम एल्गोरिथम ही इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है वो कैसे होता है। जब हम आगे बात करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया तो किस तरीके से उनको पता होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये ब्लाइंड सर्चिंग क्यों कहला रहे हैं या अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग कहला रहे हैं, ये इसलिए कहला रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो जो मूव कर रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि ये चार चीज़ें जो होती हैं किसी भी एल्गोरिथम की, तो हमने जो अपना पहला एल्गोरिथम है वो डिस्कस कर लिया था, और वो एल्गोरिथम कहलाता है BFS। BFS इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था, और उसके अंदर इस तरीके से काम करता है कि जो फ्रिंज होती है, फ्रिंज क्या होती है? वो एरे जिसके अंदर आप नोट्स को स्टोर कर रहे हैं, किस ऑर्डर में आपने उसको चेक करना है। तो फ्रिंज के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो क्यू स्ट्रक्चर यूज होता है, जो कि फीफो भी कहलाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहते हैं कि ऑल द नोड्स जनरेटेड बाय द रूट नोड देन आर देन एक्सपेंडेड। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। मैं आपको स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि स्लाइड में इतना प्रॉपर नहीं है जितना बोर्ड में हमने क्लियरली देख लिया था। तो देखिए इस तरीके से इसकी लॉजिक होती है कि पहले ये लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करता है, तो पहले रूट को चेक किया, अब रूट के बाद सेकंड लेवल पे ये लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करेगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट को देखेगा, फिर उसके बाद सॉन राइट तक चलेगा। तो देखें इसने ऐसे ओपन किया यहाँ पर, फिर इसे ओपन किया, लेकिन जैसे ही इन्हें ओपन कर लेता है तो इनके चाइल्ड को भी एक्सपेंड कर देता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने सी को चेक किया, सबसे पहले ए को चेक किया, फिर बी को चेक किया, फिर सी को किया। हमने ये बात कर भी ली थी कि अगर आप इस डायग्राम को भी देखें कि ये पहले एस, फिर ए, फिर डी, फिर बी, डी, ए, ई। हमने ये बात कर भी ली थी कि ये काम कैसे होगा। ये काम होगा फीफो स्ट्रक्चर यूज करके। जो भी नोड आप एक्सप्लोर कर रहे हैं या जिसको चेक कर रहे हैं, उसके चाइल्ड्स को आप कहाँ रख देंगे? उसके चाइल्ड को आप फ्रिंज के अंदर रख देंगे, और किस ऑर्डर में रखेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। अगर एक से ज्यादा चाइल्ड, दो से ज्यादा चाइल्ड है तो लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट मोस्ट बाद में रखेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट सबसे पहले आएगा और राइट मोस्ट सबसे बाद में आएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो ये कितने लेवल हैं? 3, 2, 5 लेवल हैं। तो पहले ये लेवल चेक होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जहाँ उसको उसका आंसर मिल जाएगा वो वहां पर स्टॉप कर जाएगा।
तो हमने बात की थी कि BFS जो है वो कंप्लीट है और BFS जो है वो ऑप्टिमल कब होता है, जब स्टेप कॉस्ट क्या होती है, 1 होती है। इसलिए रिमेंबर, याद है कि BFS कंप्लीट क्यों होता है? कंप्लीट इसलिए होता है कि अगर आंसर होता है तो वो गारंटी देता है कि मैं आंसर दूंगा, वो उसको स्किप नहीं करता। अगर आंसर फर्स्ट करें यहाँ पड़ा हुआ है तो अगर वो इस लेवल पे आ गया तो इसका मतलब है वो आंसर लेके आया। और इसी तरीके से ऑप्टिमल क्यों होता है? अगर स्टेप कॉस्ट तमाम स्टेप्स की 1 हो या इक्वल हो तो इसलिए होता है ऑप्टिमल कि अगर वो आंसर करेगा तो ऊपर के लेवल का आंसर करेगा, नीचे के लेवल का आंसर नहीं लाके देगा, क्योंकि उसकी लॉजिक यही है कि अगर आंसर ऊपर पड़ा हुआ हो तो वो पहले लाके दे। एक चीज और देख लें, वैसे तो सब बता दिया था, टाइम और स्पेस क्या होता है, इसका क्या होता है एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें तो एक दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक कहलाता है बी इज फॉर ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसर ऑफ एनी नोड। किसी भी ट्री के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर आप बात करें तो किसी भी स्पेसिफिक नोड से मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं, वो कहलाता है ब्रांचिंग फैक्टर। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम उठा लें आप, और अब आप उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, किसी और प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, तो मैं कहूंगा इस प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर 4 है। इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम किसी भी नोड से 4 चाइल्ड जनरेट हो सकते। अगर मैं बाइनरी ट्री उठा लूं, बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर क्या है? 2। बाइनरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर क्या है? 2 है, क्योंकि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं? 2। कहीं पर 1 भी होते हैं, कहीं पर 0 भी होते हैं, लेकिन ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है ना? ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है कि किसी भी नोड पर मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं, वो कहलाता है ब्रांचिंग फैक्टर। सही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं 8 टाइल पजल प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है? 8 टाइल पजल प्रॉब्लम का ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है? फिर वही बात, पहले तो आप मुझे बताइए मोहतशम, ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है? ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब क्या है? किसी भी प्रॉब्लम के मैक्सिमम चाइल्ड, तो ब्रांच क्या 8 टाइल में सिर्फ एक चाइल्ड निकलता है हर वक्त? देखें, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप कराची शहर में अगेन किसी चौरंगी पे खड़े हुए, चौरंगी पे कह रहा हूँ, किसी सिग्नल पे खड़े हुए, वहां से 4 जगह पे रास्ता जाता है, इसका मतलब वहां पर 4 चाइल्ड है, ऐसा ही है। लेकिन किसी जगह पर 6 रास्ते भी जाते हैं, इसका मतलब है उस जगह के 6 रास्ते हैं, किसी जगह पे 2 भी जाते हैं। तो अगर मैं कराची शहर का ब्रांचिंग फैक्टर पूछूं तो आप बोलेंगे सर किसी भी चौरंगी से मैक्सिमम चाइल्ड कितने आ सकते हैं, वो क्या है इसका ब्रांचिंग फैक्टर। 8 टाइल पजल का ब्रांचिंग फैक्टर क्या होगा? कोई और एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? ब्रांचिंग फैक्टर आप लोगों की समझ में नहीं आया? जी 4 होता है, ठीक है, यूसुफ ने बताया 4 होता है। ये देखिए कैसे होता है, ये बाइनरी ट्री है, मैंने यहाँ पर 2 चाइल्ड निकाल दिए, यहाँ पर मैंने एक चाइल्ड निकाला और यहाँ मैंने कुछ नहीं निकाला। ये बाइनरी ट्री क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम कितने चाइल्ड हैं? जी मैंने बताया था मैक्सिमम कितने चाइल्ड हैं बाइनरी ट्री में, इसके 2 हैं, इसका 1 है, इसका 0 है। लेकिन इस ट्री का जो ब्रांचिंग फैक्टर 2 कहलाएगा, क्योंकि किसी एक नोड से मैक्सिमम कितने चाइल्ड निकल रहे हैं? 2 निकल रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? ये बात समझ में आ रही है? दोबारा देखिए, ये 8 टाइल पजल है, 8 टाइल पजल, ये देखिएगा, ये 8 टाइल पजल है। अब 8 टाइल पजल ना आपको याद हो जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये बार बार आएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मार्क। बताइए अभी क्वेश्चन मार्क ये इस जगह पर है, क्वेश्चन मार्क बताइए कितनी जगह से रिप्लेस हो सकता है? ये 5 इधर आ सकता है, 4 इधर आ सकता है, 7 इधर आ सकता है, 2, तो इस जगह पे ब्रांचिंग फैक्टर कितना है? 4। अब अगर मैं क्वेश्चन मार्क को किसी भी जगह पे ले जाऊं, फर्स्ट करें इस जगह पे ले जाऊं, यहाँ कितने ऑप्शन हैं इस जगह पर? इस
इस जगह पे कितने ऑप्शन है? 3 क्यों है? 2 दिख रहे हैं क्लियरली। या तो 5 इधर आ सकता है, 7 इधर आ सकता है। डायगोनल अलाउ नहीं है। देखिए मेरी, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले प्रॉब्लम समझ लें। ये प्रॉब्लम बार बार आएंगी, बार बार। तो अगर हर दफा मैं आपको 2 प्रॉब्लम समझाऊंगा ना, तो एल्गोरिथम तो रह ही जाएगा मेरा। अब आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम याद हो जानी चाहिए। इसमें अप डाउन लेफ्ट राइट मूव होता है बस, इसमें डायगोनल मूव अलाउ नहीं। इसका मतलब है कॉर्नर पे रखूंगा तो 2, इस कॉर्नर पे भी रखूंगा 2 2 2। अगर यहां रखूंगा इस जगह पर तो कितने हैं? इस जगह पर रखूंगा तो कितने हैं? 3। इसका मतलब है एक टाइल बदल का मैक्सिमम ये ब्रांचिंग फैक्टर कितना है? 4। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ब्रांचिंग फैक्टर इज ऑल अबाउट कि मैक्सिमम चाइल्ड आप कितने जनरेट कर सकते हैं किसी भी ट्री के अंदर। अब ये एक टाइल का है, किसी और प्रॉब्लम का कुछ और होगा, किसी और प्रॉब्लम का कुछ और होगा, किसी और प्रॉब्लम का कुछ और होगा। हर प्रॉब्लम का 4 नहीं होगा। सही है? चलें वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ब्रांचिंग फैक्टर, ये जैसे ठीक है, ब्रांचिंग फैक्टर समझ में आ गया। डी क्या है? डी एक पैरामीटर लिया हुआ है हमने, डेप्थ कहलाता है। डी क्या है? डेप्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? डेप्थ। और डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब ये होता है कि डेप्थ तो है, लेकिन किस चीज की डेप्थ है? अगर आपकी प्रॉब्लम के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूशन मौजूद है, अगर आपकी प्रॉब्लम के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूशन मौजूद है, तो कोई एक बेहतर होगा, कोई एक कम बेहतर होगा। तो डी नंबर है बेसिकली, वो डेप्थ होती है बेस्ट सॉल्यूशन की, लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट करें आपकी प्रॉब्लम के अंदर एक सॉल्यूशन 5 डेप्थ पे मौजूद है और एक सॉल्यूशन 3 डेप्थ पे मौजूद है, तो डी की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम के अंदर एक सॉल्यूशन 5 डेप्थ पे मौजूद है और एक सॉल्यूशन 3 डेप्थ पे मौजूद है, तो आपका जो डी होगा वो क्या होगा? 3 होगा। क्लियर हो गई ये बात? D is for the depth of the least cost solution. Are you getting me? And same M क्या होगा? Maximum depth. फर्स्ट देखिए आपकी प्रॉब्लम में डेप्थ है, मतलब टोटल जो लेवल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 50। टोटल लेवल कितने बन रहे हैं? 50। तो M की वैल्यू क्या होगी? 50। M की वैल्यू क्या होगी? 50। आपकी प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम लेवल्स कितने हैं? 50। तो डेप्थ क्या होगी? 50। लेकिन उन लेवल्स में बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन सबसे बेहतर आंसर जो है, मतलब जो सबसे लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन है, वो डेप्थ 5 पर है। तो डी क्या होगा? 5। एम क्या होगा? 50। आर यू गेटिंग मी? सबको क्लियर हो गई ये बात? ये 3 चीजें समझ में आ गई। बी क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है? बी इज फॉर ब्रांचिंग फैक्टर, डी इज फॉर डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन एंड एम इज फॉर मैक्सिमम डेप्थ। अब आ जाए इधर, देखें। टाइम एंड स्पेस इज मेजर इन नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड ड्यूरिंग द सर्च। कितनी नोड जनरेट हो रही हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड स्टोर्ड इन मेमोरी। टाइम क्या है? कितनी नोड जनरेट हो रही हैं, और कितनी नोड स्टोर कर रहे हो, क्या है? स्पेस। अब आ जाते हैं कि भाई हमने बीएफएस समझ लिया था। ये देखें, इसको एक दफा और देख लें स्लाइड में, फिर मैं आपको डीएफएस पे लेके जाऊंगा। ये देखिएगा, फ्रिंज क्या है? वही आपका क्यू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ना मैं इसको नाम नहीं दे रहे कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्यू है, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। हमने कहा फ्रिंज है, और उसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं? फीफो। ये देखें, सबसे पहले हमने 1 को चेक किया, 1 के चाइल्ड को, 1 को डिलीट करने के बाद उसके चाइल्ड को स्टोर कर दिया फ्रिंज के अंदर। किस ऑर्डर में? लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। सही है? अब हम फ्रिंज से कहेंगे भाई हमें मेंबर दो, तो बोलेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले किसे रखा था? 2 को। 2 बाहर आ जाएगा। ये देखें, जैसे 2 बाहर आया, 2 बाहर आके 2 के चाइल्ड जो 4 5 में कहा चलेगा? 3 के आगे। देखें, सही है? ये वही वाली एग्जाम्पल है उसी तरह की जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 3 की बात करेंगे, तो 3 क्या करेगा? 3 बाहर आ जाएगा और अपने चाइल्ड को 6 7 को 5 के आगे लगा देगा। सही है? इस ऑर्डर में ये ट्रैवर्सिंग कर। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब ये हम बता चुके हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है? कंप्लीट है, फाइंड द सॉल्यूशन इवेंचुअली। अब आपको याद होना चाहिए बीएफएस कंप्लीट क्यों है? क्योंकि भाई वो हर नोड को विजिट करते हुए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आंसर तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऑप्टिमल कहाँ है? इफ स्टेप कॉस्ट इज 1 या इक्वल। ये भी मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका डिसएडवांटेज है कि अगर ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज्यादा हो तो ये ना फंस जाता है, मतलब ये देर में आंसर करता है। क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिएगा, ये इन्होंने ये बुक का ही है, ठीक है? ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कुछ वैल्यूज गलत होंगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं आपको
वीडियो से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, फर्ज करें कि आप एक ऐसी ट्री बना रहे हैं, ये तो पिछली क्लास में मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। एक ऐसी ट्री बना रहे हैं जिसके 10 चाइल्ड हैं, मतलब जिसका ब्रांचिंग फैक्टर कितना है 10, 3 3 6 2 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि हर नोड से मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग फैक्टर। अब हम कह रहे हैं कि हर नोड के 10 चाइल्ड हैं, तो इसके भी 10 होंगे। तो अगर इसके 10 बनाऊं तो हो गए 11 से 20, इसके 10 बनाऊं तो वो क्या हो गए 21 से 30, 40 31 40, 41 50, 51 60, 61 70 and 71 80, 81 90, 91 100 and 110। इसका मतलब है इस वक्त जो ट्री के अंदर टोटल चाइल्ड होगा वो कितना होगा 110 टोटल। अब अगर फर्ज करें मुझे मैं एक और बना रहा हूँ, सिर्फ फर्ज करें यहाँ पर आ गया, इसकी भी 10 चाइल्ड है, तो ये हो गया 111 से लेके 120। अगर मैं इधर बात करूं तो 121 से लेके एंड सो ऑन। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये नंबर चला जाएगा। देखें, ये इसके भी 10 चाइल्ड, 12 वाले की भी 10 चाइल्ड, 13 वाले की भी 10 चाइल्ड एंड सो ऑन। तो इस लेवल पे जो लोग आ जाएंगे तकरीबन 1000 आ जाएंगे। इस लेवल पे कितने लोग आ जाएंगे 1000, इस जगह पे कितने लोग आ जाएंगे 1000। इसका मतलब है सेकंड लेवल पे तकरीबन 100, सेकंड लेवल पे 100, थर्ड लेवल पे कितने हो जाएंगे 1000। सेकंड लेवल पे 100 और थर्ड लेवल पे क्या हो जाएंगे तकरीबन 1000। ठीक है, सेकंड लेवल पे तकरीबन 100 जाएंगे और थर्ड लेवल पे क्या जाएंगे 1000। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सिर्फ ये ढूंढना है 11 वाला, बल्कि 11 वाला भी नहीं, ये जो 1000 है, तो अगर मैं इधर एक्सप्लेन करूं, फर्ज करें अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं तो मुझे ढूंढना है 111। तो ये 111 मुझे 111 ढूंढना है। मैं आया भाई, मैंने एक फ्रिज ली और मैंने ए के चाइल्ड को रख दिया। ए के चाइल्ड कितने हैं, मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं नंबर लिख रहा हूँ। ए के चाइल्ड है 10, सही है, 10 चाइल्ड आ गया, इसका मतलब 10 नोड आपने स्टोर कर दिए। फिर आप आए 1 पर, 1 के भी कितने चाइल्ड है 10। इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक कितने हो गए, ए के 10 थे तो 1 से लेकर 10 तक कितने होगा 100। इसका मतलब सेकंड लेवल पे आपके कितने चाइल्ड होगा 100, आपने इनको भी रख दिया। अब आप आइए हवाले पे, इस लेवल पे कितने चाइल्ड है टोटल 1000, सही है, आपने 1000 रख दिए। और जब आप फोर्थ लेवल पे आए तो आपको फोर्थ लेवल पे मिल गया 111। मतलब अगर आप चेक करें लॉजिक तो आपको आंसर आपका कितने करीब था, लेकिन ये इसने कितने लोग रख दिए तकरीबन 1100। यहाँ पर इसने कितने लोग रख दिए 1100। आंसर आपका कहाँ पड़ा हुआ था, शुरू में पड़ा हुआ था। इफ ब्रांचिंग फैक्टर इज वेरी हाई तो बीएफएस बड़ा स्लो काम करता है। अगर ब्रांचिंग फैक्टर बहुत हाई हो तो बीएफएस क्या करता है, बहुत स्लो काम करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि अगर हम फर्स्ट लेवल पे खड़े हैं तो हमने 10 लोग रखे, सेकंड पर कितने रखे 100 रखे और थर्ड पे कितने रखे 1000, और हमारा आंसर आ गया मुश्किल से 100 लोगों से बात करने के बाद। लेकिन 100 लोगों से बात करने के बाद जो है हमने कितने लोगों को पीछे रखा हुआ है 1000 लोगों को। ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है। इसको मैं अगर अच्छे समझाऊं, एक टेबल से समझाऊं तो देखिए, टेबल से आइडिया लेंगे आप, टेबल से जब आइडिया लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि डिफरेंस क्या है। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि अज्यूमिंग 10,000 नोट्स कैन बी प्रोसेस पर सेकेंड, एक सेकंड के फर्ज कर लेंगे बहुत जी अज्यूमिंग 10,000 नोट्स कैन बी प्रोसेस पर सेकंड। ये है, सपोज कर लीजिए आप कि एक सेकंड में कितनी नोट आप प्रोसेस कर सकते हैं 10,000। बहुत स्लो बता रहे हैं लेकिन हम सपोज कर रहे हैं एक नंबर, और हर नोड की जो स्टोरेज है वो कितनी है 1000 बाइट्स, कितनी है 1000 बाइट्स, एंड ब्रांचिंग फैक्टर कितना है 10। तो इन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है हमें कि फर्ज करें हम डेप्थ 2 तक जाए तो हमारे पास 1100 नोड्स बन जाएंगी। तो टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन कि 1000 10,000 नोड्स जो है वो एक सेकंड में प्रोसेस होती हो, तो हमें टाइम लगेगा 0.11 सेकंड, और मेमोरी इतनी लगेगी कितनी 1 मेगाबाइट। ये एक कैलकुलेशन है सिनेरियो बेस्ड समझाने के लिए। जाहिर सी बात है हमारे को पीसी इसमें फास्ट होते हैं, लेकिन अगर हम लॉजिक समझें
तो हम समझाते हैं आपको। ये देखिएगा, फिर अगर फर्स्ट करें आपका आंसर सेकंड डेप्थ पे नहीं है, फोर्थ डेप्थ पे, तो आपको इतनी नोट स्टोर करनी पड़ेंगी, इतना आपको टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, एंड इतनी मेमोरी लगेगी। यहाँ पर आ जाइए, अगर डेप्थ इतनी हो तो आपको इतनी नोट्स बन जाएंगी इसी क्राइटेरिया पर, हर नोट के 10 चाइल्ड हो। ये देखें 19 मिनट्स लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। अगेन कह रहा हूँ, ये टाइम बहुत ज्यादा लिखा हुआ है कि 10,000 नोट्स एक सेकंड में प्रोसेस होती है, हो सकता है लागू कर ले हम लोग, ठीक है। ये देखें, तो अगर हम 14 डेप्थ पे चले जाए तो देखिए कितने साल लग रहे हैं। अगेन ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन इन्होंने कंपैरेटिवली एनालिसिस किया है कि अगर आप इस तरीके से बात करें तो बीएफएस बड़ा स्लोली वर्क करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ब्रांचिंग फैक्टर जिन प्रॉब्लम्स का कम हो वहां तो आप बड़े मजे से यूज कर लें। ब्रांचिंग फैक्टर जिस प्रॉब्लम का कम हो वहां तो बीएफएस बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि जहां ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा हो वहां पर आप बीएफएस को यूज ना करें। इज इट क्लियर? सही है, तो कंपैरिजन ऐसे ही होगा। हम आ जाते हैं दूसरे एल्गोरिथम। अच्छा, मैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च बाद में पढ़ाता हूँ, पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगेन हमने बीएफएस देखा, बीएफएस क्या कर रहा है, बीएफएस कर रहा है कौन सा काम, बीएफएस काम कर रहा है कि वो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर रहा है, और किसे यूज कर रहा है, यूज कर रहा है वो क्यू को। हम बीएफएस देख लेते हैं। ये देखिएगा, पहले इसकी एग्जाम्पल देख ले, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। ये देखिएगा, हम यहाँ खड़े हैं ए पर, ये ट्री हमने ली हुई है। अब इसकी जो डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो असम्पशन है वो क्या है कि ये लेफ्ट चाइल्ड को पहले विजिट करता है, फिर राइट को करता है, फिर नोड को करता है, फिर राइट को करता है, लेफ्ट नोड राइट। ये देखें, ये सबसे पहले ए पर आया। अब ये ए के लेफ्ट चाइल्ड की बात करेगा, तो ए के लेफ्ट चाइल्ड ये सारे हैं। अगर मैं ना सकूं, ये देखिएगा ए के हिसाब से ये लेफ्ट है और ये क्या है, पूरा राइट है। तो ये ए का पूरा लेफ्ट पार्ट पहले विजिट करेगा। आर यू गेटिंग मी? ये ए का पूरा लेफ्ट पार्ट पहले, इसने ए को विजिट किया, ए के दो सप्तकी लिख रही है इसको, एक सप्तकी क्या यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक सप्तकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हो सकता है एक और सप्तकी होती, जरूरी नहीं है कि हर नोड के 2 ही चाइल्ड हो, किसी के 3 भी हो सकता है। तो ये पहले जाएगा लेफ्ट पर, अब ये आएगा इधर, इस बी को ये समझेगा क्या कि ये रूट है, और इस रूट के हिसाब से ये लेफ्ट पार्ट है और ये क्या है, राइट पार्ट। रिकर्जन याद है आप लोगों को? आप लोगों को रिकर्जन याद है? जी जी, तो ये देखें, इसने सबसे पहले अपने लेफ्ट पार्ट पे लिया, लेफ्ट पार्ट में इसने इस पूरी ट्री को विजिट करना है। देखें, अगर मैं ये वाली बात करूं, ये जो वाली लाइन है, तो यहाँ पर जब ये आया तो इसने देखा भाई बी के हिसाब से एक पूरी ट्री ये है, ये पूरी एक ट्री लग रही है बी के हिसाब से, तो इसने कहा बी को मैं नोट सपोज कर लेता हूँ रूट, और बी का लेफ्ट पार्ट पहले चूज करूंगा, तो बी का लेफ्ट पार्ट ये। अब जब ये इधर आया बी के लेफ्ट पार्ट में, तो सबसे पहले इसने देखा डी, तो इसने कहा डी को मैं रूट सपोज कर लेता हूँ, और डी के हिसाब से क्या है, लेफ्ट पार्ट ये। तो सबसे पहले देखा इसने किसे विजिट किया, ए को, फिर किसे विजिट किया, बी को, फिर किसे विजिट किया, डी को, और अब इधर आया और इसने देखा एच। इसने कहा भाई एच को मैं रूट सपोज कर लेता हूँ और इसके लेफ्ट पार्ट पे जाऊंगा, लेकिन एच का तो लेफ्ट पार्ट है ही नहीं, फिर कहा एच का राइट पार्ट नहीं है। अब ये वापस आया, इसने डी से पूछा कि भाई मैंने तुम्हारा लेफ्ट पार्ट विजिट कर लिया, अब तुम्हारा राइट पार्ट कौन सा है, तो उसने बोला आई। देखें ट्रैवर्सिंग पाथ क्या हुआ, ए बी डी एच आई, ये वापस आया डी के पास। इसने बोला भाई मेरे पास मजीद कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई और चाइल्ड है, डी ने कहा मेरे चाइल्ड खत्म हो गए, तो डी के पेरेंट के पास दिया बी के पास, और उससे इधर आया, फिर अपने ई को सर्च किया। तो देखिए पाथ क्या बन रहा है, ए बी डी एच आई ई, फिर ई का लेफ्ट पार्ट, तो पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट। अब ये पूरा ही लेफ्ट पार्ट विजिट हो गया, इधर जो ट्रैवर्सिंग पाथ बना वो क्या बना, ए बी डी एच आई ई जे के। देखें ए बी डी एच आई ई जे के, जब ये पूरा लेफ्ट पार्ट विजिट हो गया तो इसने कहा भाई लेफ्ट पार्ट विजिट हो गया, मैं राइट पे जाता हूँ। अब इसने सी को देखा, तो सी के हिसाब से लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, और सी के हिसाब से राइट कौन सा है, ये वाला।
तो सी के हिसाब से लेफ्ट पे आ गया। अब इसने किसे विजिट किया? एस को। एस के हिसाब से लेफ्ट कौन सा है? ये वाला। और फिर राइट कौन सा है? ये वाला। नहीं हो रहा, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा था, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, ठीक है? ये देखिएगा, आपको बोर्ड पे समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको स्लाइड में आइडिया दे रहा था। देखिए, अच्छा मैं ये खुद बाइनरी नहीं बना रहा, कहीं आप लोग जी ऐसे ही बनेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा। ये मैं बाइनरी ट्री नहीं बना रहा, अदरवाइज आप बाइनरी ट्रीज देख के समझते हैं कि तो बाइनरी ट्री होती है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो, यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया आई, यहाँ हो गया जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो अगर मैं पहले बी एफ एस समझ लेता हूँ, तो बी एफ एस मुझे समझ में आ जाएगा, तो फिर मैं देखूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो देखा इसका विजिट क्या है, इसका विजिटिंग पाथ क्या है, इधर देखिए और से पहले ये ए को समझेगा, ये क्या है। मेरी डायग्राम बनाते हुए देखिएगा, मैं दो मार्कर यूज कर रहा हूँ तो मैं मिटा नहीं सकता, ठीक है। ये सबसे पहले ए को रूट समझेगा। अब इस रूट के 3 चाइल्ड हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट विजिट करेगा। तो सबसे पहले इसको क्या विजिट करना है? इसको ये वाले पार्ट को विजिट करना है, जो ग्रीन वाला है, सही है। फिर ये आएगा सी पे, फिर ये विजिट करेगा इस पार्ट को, ये पूरा सी का हिस्सा है, देख रहे आप। और फिर ये आएगा दोबारा से थर्ड वाले हिस्से पे ऐसे करके। तो ये 1, ये 2, ये 3, जितने भी चाइल्ड होंगे उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से ये लेफ्ट सब डिग्री है, फिर ये लेफ्ट है, फिर ये राइट मोस्ट है, ये लेफ्ट मोस्ट, ये सेंटर वन है, ये राइट मोस्ट। अगर 4 होती तो उस हिसाब से लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले आया ए पर, इसने ए से कहा फर्स्ट करें, ढूंढ रहा है किसी चीज को, तो ये किसी एक नोट को ढूंढ रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे, किसी भी नोट को ढूंढ रहा हूं। अब इसने ए से बात की, इसको पता चला भाई कि ए जो है इसका आंसर नहीं है, तो इसने ए से कहा भाई अपने चाइल्ड जो है उसमें मुझे लेफ्ट, तो ये बी पे जाएगा। अब देखें बी के हिसाब से, और से देखिएगा बी के हिसाब से। अब ये कहेगा कि भाई मैं पहले इस ट्री को कंप्लीट करूंगा, इस पूरी ट्री को कंप्लीट करेगा ये पहले। तो इस पूरी ट्री में सबसे पहले ये बी को विजिट करेगा और बी को ये रूट समझ लेगा। ए के हिसाब से ये सब ट्री हो गई, ये ए की सब ट्री हो गई, ये ए की एक सब ट्री हो गई, ये भी एक सब ट्री हो गई। अब ये बी को रूट समझ लेगा, और बी को रूट समझने के बाद ये क्या करेगा, ये बी को रूट समझने के बाद कहेगा कि अब इस रूट के मुझे लेफ्ट और राइट मोस्ट सर्च करना है। तो देखें अब बी के हिसाब से ये क्या हो गई, एक ट्री ये हो गई और एक ट्री ये हो गई। गौर से देखिए, ये देखिएगा, देख रहे आप। तो अब बी का लेफ्ट कौन सा है? ई वाला, तो अब ये ई पे जाएगा। फिर ये कहेगा कि भाई ई जो है मैं उसको रूट समझ लेता हूँ, और ई के हिसाब से इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे जाता। तो ई के हिसाब से लेफ्ट ए की है, जी उस पर चला गया। अब ई से पूछेगा तुम्हारा और कोई चाइल्ड है, वो कहेगा नहीं, तो ये ई से वापस आएगा और बी से पूछेगा भाई बी मैं तुम्हारी लेफ्ट सब ट्री सर्च कर ली है, तो बताओ तुम्हारी कोई राइट सब ट्री है, तो कहेगा जी मौजूद है, उसका चाइल्ड कौन है? एफ, तो ये एफ का आ गया। तो देखें ए बी ई जी एफ, ए बी ई जी एफ। अब एफ से विजिट करने के बाद ये एफ के लेफ्ट पे जाएगा, एफ के लेफ्ट पे जाएगा, तो एफ का लेफ्ट क्या होगा? एफ का लेफ्ट होगा दिस वन, और राइट क्या होगा ये। तो मैं लिख देता हूँ, आई गेस आप लोगों को आइडिया भी है। तो एफ से ये चला गया एच पर, फिर ये चला गया आई पर। अब ये ए का पूरा लेफ्ट पार्ट विजिट हो गया, तो ये आएगा सेंटर वाले पे। और सी से क्या आएगा कि भाई तुम्हारा राइट पार्ट, तुम्हारा वो लेफ्ट पार्ट है, वो बोलेगा सी से लेफ्ट क्या है? जे। फिर सी, जे का कोई मजीद नहीं है, तो सी के राइट पे आएगा के, फिर एल, फिर एम, फिर डी, फिर एन, फिर ओ, फिर पी। तो ये इसका पूरा पाथ बन जाएगा। बिल्कुल सही है, आप सबको आइडिया सही है। ये अगेन हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वही वाली बात। तो आप कहेंगे सर ये पहले ए से बी पे जा सकता है, बी से ई पे जा सकता है, ई से जी पे भी जा सकता है, ए से बी, बी से ई से जी। लेकिन इसको जी से कहाँ जाना है? जी से कहाँ जाना है? जी से कहाँ जाना है? एफ पर। लेकिन जी से ये एफ पे जाएगा, लेकिन जी से एफ पे जाने के लिए इसके पास कोई पाथ नहीं है।
तो इसका मतलब है इसमें भी कोई डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगेगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर यूज होगा। आर यू गेटिंग मी? तो इसमें भी डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगेगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर यूज होगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, हम सबको बताया हुआ स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है वो जो इसमें यूज होगा। देखिए जी से इसके बाद एफ पे जाने का रास्ता नहीं है, तो इसमें भी कोई ना कोई हाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज होगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक स्टैक बना रहा हूँ, एक स्टैक बना देता हूँ मैं इसके अंदर, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, स्टैक बना लेता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2-3 नोड में विजिट करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि टिकल तो बड़ी है लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले ए आया, इसने ए को लिख लिया यहाँ पर, सही है, और ए के चाइल्ड को ट्री के स्टैक के अंदर स्टोर किया। लेकिन कैसे करना है ए के चाइल्ड को स्टैक के अंदर स्टोर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे स्टोर करना है कि लेफ्ट चाइल्ड टॉप पर आए। कैसे स्टोर करना, राइट साइड से। दोबारा सुन लीजिएगा, कैसे स्टोर करना है, राइट साइड से। तो राइट साइड से स्टोर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा नीचे, सबसे नीचे क्या आएगा, हमारी स्टोरेज कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कहां पर आएगा, टॉप पर। सी नहीं बेटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आरएस डी। ठीक है, तो दोबारा समझा रहा हूं, स्टैक के अंदर स्टोरेज कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। समझ रहे हैं सब लोग, ये स्टैक के अंदर स्टोरेज कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। तो देखें, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डी, फिर मैं लिखूंगा सी, जो भी होगा, फिर मैं लिखूंगा बी। और अब मैं स्टैक से पूछूंगा कि भाई मुझे एक मेंबर चाहिए, तो स्टैक बोलेगा मेरे पास बी है मौजूद। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं बी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने बी मिटा दिया और बी यहाँ पर आ गया। और बी से पूछा भाई कि तुम्हारे चाइल्ड कौन से, उसने बोला ई और एफ। तो कैसे रखूंगा दोबारा से स्टैक में कि एफ नीचे आएगा और ई कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एफ नीचे आएगा, ई कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर मैं स्टैक से पूछूंगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो कहेगा हाँ पॉप करवा लो। तो पॉप करवा के क्या मिलेगा मुझे, ई, और ई को मैंने डिलीट कर दिया, ई को मैंने डिलीट कर दिया। ई को जैसे डिलीट किया, ई से पूछा तुम्हारा चाइल्ड कौन सा, उसने बोला ए की चाइल्ड है जी। सही है, अब मैं दोबारा से स्टैक पे आऊंगा, बोलूंगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो कहेगा पॉप करवा लो। तो ऊपर क्या पड़ा हुआ, जी पड़ा हुआ, तो मैंने जी बाहर निकाल लिया। जी के मजीद चाइल्ड नहीं, जी के मजीद चाइल्ड नहीं, जी के मजीद चाइल्ड नहीं है। तो स्टैक से दोबारा पूछा लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसने बोला एफ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है, तो हमने एफ को बाहर निकाल लिया। और एफ को बाहर निकाल के एफ के चाइल्ड को स्टोर किया, एच और आई किस सीक्वेंस में किया, राइट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, एच और आई। यहाँ से हमने फिर दोबारा स्टैक से पूछा, उसने हमें एच दिया। देख रहे हैं आप, वही वाला पाथ चल रहा है, और एच का मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, तो हमें यहाँ से आई भी मिल गया। आई का भी मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, तो इस तरीके से ट्री खत्म हो गई। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से इस टैग से क्या मिल गया, सी मिल गया। और सी के चाइल्ड जो है वो जे और के हमने किस ऑर्डर में सेव करवा दिए, सी जे और के पहले जे बाद में, एंड सो। आई होप कि आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो बस आपको क्या याद रखना है कि सर डीएफएस में तो हम स्टैक यूज करते हैं, और बीएफएस में हम क्या यूज करते हैं, बीएफएस में हम यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं। बाकी तो कोई चीज ऐसी है नहीं कि आपको स्टैक में आप कैसे पुश करवा रहे हैं। आप ना हमेशा लेफ्ट चाइल्ड को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो स्टैक में राइट साइड से क्यों पुश करवा रहे हैं, राइट साइड से क्यों पुश करवा रहे हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड ऊपर चाहिए। और क्यू के अंदर लेफ्ट साइड को पहले क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्यू में लेफ्ट साइड पहले आता है। तो बस दोनों केसेस में आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि क्यू और स्ट्रक्चर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट वाली चीज ऐसी जगह पे आनी चाहिए जहां से आप फौरन निकाल सकें। तो क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में लेफ्ट चाइल्ड बाद में आएगा, पहले आएगा सॉरी, और स्टैक के अंदर लेफ्ट चाइल्ड बाद में आएगा। बस एक दफा रिवाइज कर लेंगे तो थिंग्स विल बी गेटिंग क्लियर। कोई सवाल है? अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ये बेहतर है या नहीं बेहतर है इसका, अभी हमने सिर्फ डीएफएस समझा। तो अब मुझे बताइए, आपके पास एक मिनट है, सोच के बताइए जल्दी से कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है, और कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट या ऑप्टिमल, कंप्लीट है या नहीं है, और ऑप्टिमल है या नहीं है। ऑप्टिमल नहीं है जी, और कंप्लीट, कंप्लीट है। कितने लोग कह रहे हैं कंप्लीट है, पहले बताइए कितने लोग कह रहे हैं कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट।
कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है कंप्लीट, कंप्लीट ठीक है। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कंप्लीट है, तो इनकम्प्लीट बोला है किसी ने, क्यों नहीं है वो इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट क्यों है? ज्यादा क्यों कंप्लीट नहीं है, रीजन बता सकते हैं? वो तो देखें, मैं भी नहीं ला सकता। अब अगर वो नोट 3 में होगी नहीं तो वो तो मैं भी नहीं ला सकता। अगर एक चीज मौजूद ही नहीं है, वो तो कोई सा भी एल्गोरिथम लगा लेना ज्यादा वक्त, तो आएगी ही नहीं। अगर एक चीज मौजूद ही नहीं है तो आप दुनिया का कोई सा भी एल्गोरिथम लगा लें, वो तो ला के ही नहीं देगा। कितने लोग कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं है? कोई है अभी भी क्लास में जो कह रहा हो कंप्लीट नहीं है? जी, एनीवन, एनीवन जो कह रहा हो कि भाई कंप्लीट नहीं है सर? जल्दी से बताइए। कोई है? अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ये एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं है। अब इसका जवाब जो है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। ऑप्टिमल तो देखें, लॉजिक सी बात है, आपकी समझ में आ रहा है ऑप्टिमल क्यों नहीं है? ऑप्टिमल तो इसलिए नहीं है, वो तो आप सब लोग बता ही देंगे। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है भाई आंसर ऊपर पड़ा हो लेकिन ये लेफ्ट वाला आंसर दे दे। क्लियर है ना बात? तो हाँ, तो ज्यादा इनकम्प्लीट नहीं है तो मतलब है कंप्लीट है। जादिब, मैंने आपसे कहा था कि इनकम्प्लीट अगर है तो क्यों है ये भी तो बताएं। तो आप अब रीजन भी बता देंगे क्यों इनकम्प्लीट है। मैंने आपसे रीजन पूछा था तो फिर आपने रीजन तो जो बताया वो रीजन तो नहीं है इसका। अब आप बता दिए कि रीजन क्या है। रीजन मैंने अभी आपको बताया ही नहीं, अभी आप में से किसी को रीजन नहीं समझाया मैंने। ठीक है, तो ऑप्टिमल क्यों नहीं है सर? ऑप्टिमल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फर्ज करें आंसर है आपका डी, ऊपर वाला आंसर है आपका डी और एक डी यहाँ लिखा हुआ है, एक डी यहाँ लिखा हुआ है और आंसर वो भी है, तो ये वाला डी लाके देगा आपको, वो वाला डी लाके नहीं देगा, हालांकि वो करीब है। ये बात तो समझ में आ गई सबके ऑप्टिमल वाली? ठीक है, ये बात तो सबके क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो अब मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है, तो 7-8 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, 1:05 तक दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 1:05 तक दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं ताकि फिर 1:45 पे जो है क्लास खत्म हो तो फिर नमाज वमाज पढ़े। ठीक है।